हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू कैरियर वेल। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और भाई आप आज के दिन हम लोग पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो एक बार सभी लोग लाइव आएंगे और बताएंगे कि हमारी आवाज़ और तस्वीर आप तक पहुंच रही है। तो आज के सेशन का हम आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइस? सो लेट अस स्टार्ट विद लाइट पार्ट 4 माय डियर फ्रेंड्स। तो लाइट जो आप जानते हैं कि प्रकाश का एक रूप है, सॉरी ऊर्जा का एक रूप है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब प्रकाश जो है वो मतलब पार्टिकल और वेव दोनों जैसा बिहेव करता है। तो इस उम्मीद के साथ कि मैं आप तक पहुंच रहा हूं, हमारी आवाज़ और तस्वीर आप तक पहुंच रही है, आज के सेशन का आगाज करते हैं, शुभारंभ करते हैं। प्रिया यादव हमारे साथ हैं, आसिया जुड़ चुकी हैं, और साक्षी हमारे साथ हैं, पल्लवी भारती हैं, प्रथा विश्वास, सना, विनीत। चलिए, सभी का स्वागत है, खैर मकदम इस्तकबाल है आज के सेशन में। और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बात की थी पेरिस्कोप की और कैलेडोस्कोप की बात करी थी। उसके बाद हमने गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन की बातें करी थी, और कुछ टर्म्स की हमने बातें करी थी। हमने कहा था कि भाई जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो क्या होता है। तो जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो क्या होता है कि जैसे मान लिया कि कोई कॉनकेव मिरर है और इससे लाइट अगर टकराई तो टकराकर एक जगह पे जमा हो गई। जहां पे ये जमा हो गई उसी को फोकस कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। उसी प्रकार अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर तो लाइट को दूर दूर कर देता है, ऐसे ये दूरी बढ़ाने वाला मिरर है ना। तो ये डाइवर्जिंग मिरर कभी भी आपस में मिलेगी नहीं। तो जहां पर पीछे ले जाने पर जहां पर ये मिलती हुई प्रतीत होगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। तो स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रकाश की किरणें जहां पे सच में मिलती है या मिलती हुई महसूस होती है उस जगह को फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे पोल होगा, यहाँ पे फोकस होगा। पोल और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ। पोल और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ कहलाएगी, है ना। तो प्रिंसिपल फोकस को बड़ा वाला एफ से और फोकल लेंथ को छोटा वाला एफ से डिनोट करते हैं। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम थी? बताइए। कल का नोट्स अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? तो फिर आगे हम थोड़ा आपको बताते हैं एक और कॉन्सेप्ट। देखिए, जब भी हम लाइट पढ़ते हैं तो वहां पे हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। और ये साइन कन्वेंशन क्या है? जैसे मान लिया कि ये कॉनकेव मिरर है या कोई कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए सेम ही कन्वेंशन होता है। ये कॉन्वेक्स है, ये इसका पोल हो गया, ये ध्रुव हो गया, दिस इज द पोल। तो साइन कन्वेंशन कहता है ना, साइन कन्वेंशन कहता है कि सभी दूरियों को हम पोल से मेजर करेंगे। ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। सभी दूरियों को पोल से मेजर करेंगे। पोल से जो राइट साइड की दूरियां होगी, दाहिने ओर की दूरियां होगी, उसे हम पॉजिटिव मानेंगे। और पोल से लेफ्ट साइड की दूरियों को हम नेगेटिव मानेंगे, ऋणात्मक मानेंगे। उसके बाद आप देख लीजिए, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज दिस? दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से जो अपवर्ड डिस्टेंस होगी, ऊपर की दूरियों को हम पॉजिटिव मानेंगे और नीचे की दूरियों को हम नेगेटिव मानेंगे। ये है हमारा साइन कन्वेंशन। इसको हमें ध्यान में रख के ही बात करनी होती है ना। सेम यहाँ पे होगा कि अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर से राइट साइड की दूरियों को पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट साइड की दूरियों को नेगेटिव लेंगे, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हो गया, ठीक है। इसको मद्देनजर रखते हुए हम बात करते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए ही हम चीजों को देखेंगे ऑप्टिक्स में। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं कॉनकेव मिरर की। ये है आपका कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। व्हाट इज दिस? दिस इज योर कॉनकेव मिरर एंड दिस इज द पोल। तो ये अवतल दर्पण है और ये इसका ध्रुव है, ठीक है। चलिए, अब इस पे हम लाइट डालते हैं। तो ये अच्छा वाला दर्पण है, मोहब्बत फैलाने वाला दर्पण है। ये सबको इकट्ठा ले आएगा। जिस टेबल पर ले आएगा उस टेबल का नाम है फोकस। क्या नाम है जी? फोकस नाम है, मुख्य फोकस कहते हैं।
अच्छा, पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ, फोकस दूरी कहेंगे। पोल और फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव और मुख्य फोकस की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ, फोकस दूरी। ये तो हो गई इसकी बात। लेकिन अगर वहीं पे आपका है कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर है। अब तो पहचानने में दिक्कत नहीं होती होगी ना? दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर ना, ये उत्तल दर्पण है। एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये मुख्य अक्ष है। एंड दिस इज द पोल, ये दर्पण का ध्रुव है। अच्छा, इस पे अगर हम लाइट डालेंगे तो ये दूर दूर कर देता है लोगों को, है ना? ये जो है नफरत फैलाने वाला मिरर है ना? इस पे अगर लाइट आएगी, इसके संपर्क में कोई आएगा तो उसके बीच दूरियां फैला देगा। अब देखिए, ये डाइवर्जिंग रेज आपस में कभी मिल नहीं सकती, तो इसको पीछे ले आते हैं। जहां पे ये मिलती हुई महसूस होगी, जहां पे ये मिलती हुई महसूस होगी, उस जगह को हम क्या बोलेंगे? फोकस कहेंगे। उस जगह को हम क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। तो ये हो गया पोल और ये हो गया फोकस। और पोल और फोकस के बीच की जो दूरी है ना, वही कहलाती है फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज वॉज फोकल लेंथ। आप मुझे ये बताओ, आपको ये बताना है माय डियर फ्रेंड्स कि ये आपका क्या है? कॉन्वेक्स है। दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, है ना? उत्तल दर्पण। आप मुझे बताओ कि उत्तल दर्पण का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? एंड दिस इज योर कॉनकेव मिरर, दिस इज योर कॉनकेव मिरर माय डियर फ्रेंड्स। ये आपका है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का जो फोकल लेंथ होगा वो कैसा होगा? अवतल दर्पण का जो फोकल लेंथ होगा वो कैसा होगा? तो आप कहोगे देखो सर, ये आपका अवतल दर्पण है, ये है पोल, ये है फोकस। पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम कहेंगे फोकल लेंथ, ये दूरी कहलाएगी फोकल लेंथ। ये दूरी किधर है? पोल से लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है? आप कहेगा पोल से लेफ्ट साइड है। सो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव मानते हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करें कि ये देखो, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, ये इसका पोल हुआ, ये इसका फोकस हुआ। पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहेंगे। ये दूरी किधर है? पोल से राइट साइड। सो कॉन्वेक्स मिरर के फोकल लेंथ को हम क्या मानेंगे? पॉजिटिव मानेंगे। प्लीज रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको आपको याद रखना है जी के जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा ना, कॉन्वेक्स मिरर होगा, उसके फोकल लेंथ को हम क्या मानेंगे? पॉजिटिव मानेंगे। और जो आपका कॉनकेव मिरर होगा, उसके फोकल लेंथ को हम क्या मानेंगे? उसके फोकल लेंथ को हम क्या मानेंगे? तो निगेटिव मानेंगे। ये आपको याद रख के चलना है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? तो देखो, इसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया है जी, इसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया है। क्या लिखा है? इसको हमने यहाँ पे लिखा है कि फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज टेकन एज नेगेटिव, है ना? टेकन एज नेगेटिव। अवतल दर्पण की फोकस दूरी का मान धनात्मक लेते हैं, है ना? फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज टेकन एज नेगेटिव, यहाँ पे ऋणात्मक लिखेंगे। अवतल का क्या होता है? ऋणात्मक होता है। एंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज टेकन एज पॉजिटिव। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी को हम क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? धनात्मक लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखने में गलती हो गई मुझसे। तो ये दो पॉइंट को लिखेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव। दर्पण अगर उत्तल है, उत्तल दर्पण को के फोकल लेंथ को हम क्या मानेंगे? पॉजिटिव। और कॉनकेव को निगेटिव मानेंगे। कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण जो हमारा होगा, अवतल दर्पण होगा, उसके फोकल लेंथ को हम क्या मानेंगे? निगेटिव मानेंगे। इसको तो आपको ध्यान में रख के ही चलना है, ठीक है? जो नफरत फैलाने वाला है ना, उसको लोग पॉजिटिव सोच लेते हैं ना कि अच्छा आदमी है वो। चापलूस होता है, नफरत फैलाता चलता है, लोग उसको पॉजिटिव मान लेते हैं। लेकिन जो अच्छा वाला है, लोग उसको निगेटिव मान लेते हैं। बताया तो था। जो मोहब्बत फैलाने वाला है, लोग उसको क्या मान लेते हैं? गलत मान लेते हैं, निगेटिव मान लेते हैं। उसके दुश्मन है, बहुत आदमी अच्छा होगा, वो भी मेरी ही तरह शहर में तन्हा होगा। बोला कि नहीं? ओके, याद हो गया सबको? बताइए। प्रियांशी, मिसबाह, सना, प्रतिमा, सॉरी प्रीतम कुमार, अंकिता सिंह, ठीक है?
ओके, तो इसको हमें याद रख के चलना है जी। याद हो गया, हम लोगों ने याद कर लिया। ओके, अगर आपसे पूछा जाता है कि प्लेन मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो कैसा होगा, प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा, है ना। समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगी क्या होगी, 0 होगी, इंफिनिटी होगी। इंफिनिटी और 0 के बीच कुछ भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, बताइए। ठीक है जी, सुखप्रीत, एवरीथिंग इज क्लियर ना, गुड। कुंदन, शाकिरा, चलिए। तो देखिए, जैसे मान लिया ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है कि नहीं। तो इसका ये पोल होगा, इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। ऐसे होगा, कर्व्ड है तो इसका कोई ना कोई रेडियस होगा ना। लेकिन इसको अगर हम सीधा करते जाए, ऐसे करते जाए, ऐसे करते जाए, तो अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया ना, अनंत हो गया। तो जो प्लेन मिरर होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ, दोनों की बात हो सकती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकस दूरी, है ना, क्या होती है, तो याद कर लेना है कि भाई अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। अब आप देखिए ये कर्व्ड है सरफेस, तो इसका कहीं ना कहीं रेडियस होगा। इसको सीधा करते जाओ, सीधा करते जाओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और बिल्कुल सीधा कर दो, ये हो गया आपका प्लेन मिरर, तो इसका इनफाइनाइट हो गया। सो इन्फिनिटी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। हम्म, कुंदन बिल्कुल सही है आप। तो इसे याद कर लेना है। एक है देखिए, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, ठीक है। रिलेशन क्या है जी, जैसे मैं आपसे कहूं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध, फोकस दूरी में संबंध क्या होता है। तो एक रिलेशन है कि F इज इक्वल टू क्या होता है, R/2। F इज इक्वल टू क्या होता है, R/2 होता है कि नहीं होता है। यानी फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जैसे देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि मान लिया कि किसी दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है ना, वक्रता त्रिज्या है वो 30 सेंटीमीटर है। सो इट्स फोकल लेंथ विल बी, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, जहां पे एफ क्या है बताइए, एफ आपका है, एफ क्या है, फोकल लेंथ है। एफ क्या है जी, फोकल लेंथ है, फोकस दूरी, फोकस दूरी। एंड व्हाट इज आर, आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या है। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ क्या होगा, तो आप कहेंगे सर हमारे पास फॉर्मूला है कि फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है, तो 30/2 कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। क्या हो गया, 15 सेंटीमीटर। जैसे देख लीजिए, ये मान लिया कि कोई अवतल दर्पण है, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, ये अवतल दर्पण है, तो इसका कहीं ना कहीं क्या होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसको मिलाएंगे, इसको आपने किसी खोखले गोले से काटा होगा, तो इसका जो सेंटर होगा इस दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये पोल हो गया, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, मान लिया 30 सेंटीमीटर है। कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। तो बताइए इसका फोकल लेंथ कहां पे होगा, तो फोकल लेंथ इसका इसके बीचों बीच होगा, 15 सेंटीमीटर पे होगा। ये हो गया फोकस, और ये हो गया पोल और फोकस के बीच की दूरी, फोकल लेंथ, है ना। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो 15 सेंटीमीटर का होगा। यानी
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस बिल्कुल आधी आधी दूरी पे होगा। तो F इज इक्वल टू आर बटा 2, तो R इज इक्वल टू कितना हो गया 2F, है ना। R इज इक्वल टू कितना हो गया 2F, होगा कि नहीं होगा बताइए। R विल बी इक्वल टू 2F। तो अगर फोकल लेंथ दिया हुआ है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है तो फोकल लेंथ मिल जाएगा। तो जो रेडियस फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, तो फोकल लेंथ यहाँ पे होगा, बीचों बीच होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है, तो फोकल लेंथ कितना होगा 15 सेंटीमीटर होगा। ये F कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस बात को जरा लिख लीजिएगा, क्या लिखना है आपको, इस बात को जरा लिख लीजिए कि F जो होता है वो R/2 होता है। F विल बी इक्वल टू R/2, वेयर F क्या है फोकल लेंथ है, R क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सो द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है जी। तो F इज इक्वल टू अगर R/2 है तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2F। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2F। किसी को दिक्कत है? इसको हम लोग 12th क्लास में इसको प्रूफ करते हैं कि कैसे हो जाता है। यहाँ पे प्रूफ करने की जरूरत नहीं, हम याद रखेंगे कि F इज इक्वल टू R/2 ये फॉर्मूला होता है कि फोकल लेंथ दिया हुआ है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है तो फोकल लेंथ आपका फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, जब भी हम इमेज की बात करेंगे, यहां से देखो क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान रखिएगा। जब भी हम प्रतिबिंब की बात करते हैं, इमेज की बात करते हैं, तो इमेज की दो चीजों को देखते हैं। एक तो हम इमेज का नेचर देखते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, और दूसरा साइज की बात करते हैं जी, आकार की बात करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण से जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा उसकी प्रकृति क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा, तो आप कहिएगा कि अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब देखिए रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है ना। क्या हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है। और अगर हम साइज की बात करें तो अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, वस्तु से छोटा भी हो सकता है, वस्तु के बराबर भी हो सकता है। ये किस बात पे डिपेंड करेगा, हमने ऑब्जेक्ट को अवतल दर्पण के सामने कहां कहां पे रखा है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु की पोजीशन को हम चेंज करते जाएंगे तो नेचर और साइज दोनों चेंज करता चला जाएगा, है ना। तो अगर कोई पूछे आपसे कि अवतल दर्पण से जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो कैसा हो सकता है, तो आप कहिएगा सर रियल हो सकता है, वो वास्तविक हो सकता है। और वास्तविक जैसे ही मैंने बोल दिया आप क्या कहिएगा, वास्तविक इमेज कैसा होता है, उल्टा होता है ना। सच्चे लोगों को लोग उल्टा समझ लेते हैं। तो रियल भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, वर्चुअल हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है। और काल्पनिक इमेज कैसा होता है, तो आपको पता ही है कि ये काल्पनिक इमेज हमेशा सीधा होता है। और साइज की बात करें तो अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, वस्तु से छोटा भी हो सकता है, वस्तु के बराबर भी हो सकता है। तो इस पॉइंट को आपको दिमाग में एकदम सेट कर लेना है, याद कर लेना है, बसा लेना है। जैसे किसी को आप बसा लेते हैं किसी चीज को निगाहों में ना, तो अभी आपके लिए आपका जो महबूब है वो यही है ना, इसे निगाहों में बसाना है हमें कि अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी, है ना, वो रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। रियल
आप याद कर लीजिएगा, जैसे ही मैं रियल बोलूंगा आपके दिमाग में अपने आप आना चाहिए, रियल मतलब उल्टा, वर्चुअल मतलब सीधा। और साइज कैसा होगा, वस्तु से बड़ा भी होगा, वस्तु से छोटा भी होगा, वस्तु के बराबर भी होगा। तो इस बात को देखो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने दर्पण के सामने वस्तु को कहां कहां पे रखा है। मिरर के सामने ऑब्जेक्ट की पोजीशन आप चेंज करते जाओगे, है ना, वस्तु की स्थिति को आप चेंज करते जाओगे, तो दर्पण का आकार, सॉरी, प्रतिबिंब का आकार और नेचर दोनों बदलता चला जाएगा। तो अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब रियल भी हो सकता है ना। कैसा हो सकता है, ऑप्शन में क्या लिखा रहेगा, रियल होगा, और रियल है तो इन्वर्टेड होगा। वर्चुअल भी हो सकता है, वर्चुअल इमेज कैसा होता है, इरेक्ट। सेम साइज का भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, वस्तु से छोटा भी हो सकता है, वस्तु से छोटा भी हो सकता है। इस बात को जरा लिख लो आप लोग, ठीक है, नोट हो जाएगा, लिखेंगे डन। तो अगर आपसे कोई ये सवाल पूछ लेता है कि इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर विल बी, आप कहेगा रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, वस्तु के से बड़ा भी हो सकता है, वस्तु से छोटा भी हो सकता है, वस्तु के बराबर भी हो सकता है। ये किस बात पे डिपेंड करेगा, मुख्य अक्ष पर आपने वस्तु को कहां कहां रखा है, दर्पण के सामने आपने वस्तु को कहां कहां पर रखा है। अगर आप वस्तु की पोजीशन चेंज करते जाएंगे तो इमेज का नेचर और साइज दोनों चेंज करता चला जाएगा। जैसे सपोज करो कि ये कोई अवतल दर्पण है, ये कोई अवतल दर्पण है, दिस इज द कॉनकेव मिरर, और ये है आपका क्या, पोल इसका, दिस इज द पोल ऑफ द मिरर। ये हो गया फोकस, ये कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, बीचों बीच में, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, अगर आप वस्तु को पोल और फोकस के बीच रखते हैं, ये पहला पोजीशन है, तो इमेज का नेचर कुछ होगा, साइज कुछ होगा। आप जो है फोकस पे रख देते हैं तो कुछ अलग प्रकार का इमेज बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखते हैं वस्तु को तो अलग प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आते हैं तो अलग प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर आप बाहर रखते हैं तो और अलग प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। और इन्फिनिटी पर वस्तु को रख देते हैं तो और अलग प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो कितना पोजीशन हो गया, 6 पोजीशन। अगर हम वस्तु को पोल और फोकस के बीच रख दें, ये पहला पोजीशन हो गया। फोकस पे रख दें, दूसरा पोजीशन हो गया। सी और एफ के बीच रख दें, तीसरा पोजीशन हो गया। सी पे रख दें, चौथा पोजीशन हो गया। सी के बाहर रख दें, पांचवा पोजीशन हो गया। इन्फिनिटी पे रख दें, छठा पोजीशन हो गया, छठा पोजीशन हो गया। तो अगर आप अवतल दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति को, पोजीशन को बदलते जाएंगे तो नेचर और साइज दोनों बदलता चला जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन होगा कि अगर हम वस्तु को पोल और फोकस के बीच रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा, है ना, उसका नेचर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा। अगर हम फोकस पे रख दें, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को फोकस पर रख दें तो इमेज बताओ कैसा बनेगा। सी और एफ के बीच रख दें, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच रख दें तो कैसा बनेगा। सी पर रख दें तो कैसा बनेगा, सी के बाहर रख दें तो कैसा बनेगा, और अनंत पे रख दें तो कैसा बनेगा, है ना। ये 6 पोजीशन को आपको क्या करना है, याद रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहां से कभी कभार थोड़े डीप क्वेश्चन हो जाया करते हैं। तो इसको याद करने के लिए हमने एक चार्ट बना रखा है ना, और उसको आपको देख लेना है और उसमें से 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है बस, ठीक है ना। सारे पोजीशन को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए, ये चार्ट हमने बनाया है, ये आप देखिएगा, ये आपको 10th क्लास में मिलेगा, ठीक है। देखिए, अगर हमने वस्तु को, पहला पोजीशन देख लीजिए, वस्तु को रखा है हमने कहां पे, पोल और फोकस के बीच में रखा है। कहां पे रखा है,
पोल और फोकस के बीच में रखा है वस्तु को। ये देखिए, ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, और ये है आपका पोल, और ये है आपका फोकस, और ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। When object is placed in between pole and focus, है ना, पोल और फोकस के बीच में वस्तु को रखेंगे तो इमेज किधर बनेगा, इधर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा होगा, दर्पण के पीछे बनेगा, और कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट। और कैसा होगा, मैग्नीफाइड, यानी वस्तु से बड़ा बनेगा। अब देखिए, इस पोजीशन को आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि भाई किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु को हम कहां पर रखें, ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोजीशन है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को हम कहां पर रखें कि प्रतिबिंब वर्चुअल और इरेक्ट हो, तो यही एक पोजीशन है पोल और फोकस के बीच। अगर हम वस्तु को, अगर अवतल दर्पण के सामने वस्तु को पोल और फोकस के बीच रख दें, अगर अवतल दर्पण के सामने वस्तु को पोल और फोकस के बीच रखें तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट। यही एक पोजीशन है। देखो बाकी सारे केसेस में कैसा बनेगा, देखो पोल और फोकस के बीच अगर हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, पोल और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, तभी इमेज बनेगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड है ना, काल्पनिक। और काल्पनिक इमेज कैसा होता है, सीधा होता है, और मैग्नीफाइड मतलब आवर्धित। वस्तु से बड़ा को एक शब्द में हम क्या लिखते हैं, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ा को एक शब्द में हम क्या लिख देंगे, आवर्धित। जैसे मैग्नीफाइड बोलेंगे मतलब वस्तु से बड़ा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई वस्तु को हम कहां पे रखें, अवतल दर्पण के सामने कहां पे रखें कि इमेज वर्चुअल हो, इरेक्ट हो और मैग्नीफाइड हो। तो आप कहेगा यही पोजीशन है, पोल और फोकस के बीच कहीं पे भी आप रख दो ऑब्जेक्ट को तो इमेज वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड बनेगा। बाकी अब सारे केसेस में इमेज, जैसे मान लिया कि आपने फोकस पे रख दिया, एफ और सी के बीच रख दिया, सी के बाहर रख दिया, अनंत पे रख दिया। अब बाकी सारे केसेस में, है ना, बाकी सारे केसेस में इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। और रियल कैसा होगा, इनवर्टेड होगा, है ना, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। बाकी सारे केसेस में जैसे फोकस पे रख दो, एफ और सी के बीच रख दो, सी के पे रख दो, सी के बाहर रख दो, अनंत पे रख दो। बाकी सारे केसेस में अब इमेज के नेचर के बारे में तो कम से कम आपको नहीं सोचना पड़ेगा। अब सारे केसेस में जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। सो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, वेयर एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर सो दैट वी हैव वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रखा जाए कि प्रतिबिंब जो है वो आभासी हो, सीधा हो और वस्तु से बड़ा हो। तो बोलिएगा सर एक ही पोजीशन है, पोल और फोकस के बीच। पोल और फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब किधर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बड़ा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो आभासी एवं सीधा होगा। अब बाकी सारे केसेस में देखो रियल इन्वर्टेड, देखो रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। देखो जैसे वस्तु को आपने फोकस पे रख दिया, एफ और सी के बीच रखा, सी पे रख दिया, सी के बाहर रखा, इन्फिनिटी पे रखा। अब सारे केसेस में कम से कम नेचर के बारे में तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। नेचर
सबका सेम होगा, रियल इन्वर्टेड रियल इन्वर्टेड रियल इन्वर्टेड, है ना। एक ही केस में इमेज जो है वो कैसा बनेगा, तो वर्चुअल और एरेक्ट बनेगा। सो ये हमारा हो गया एक स्पेशल केस। तो इसको याद रखना है, क्या याद रखना है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रखा जाए कि प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं आवर्धित हो। इनलार्ज मतलब क्या होता है, मैग्नीफाइड, इसी को मैग्नीफाइड लिख देते हैं। मैग्नीफाइड मतलब आवर्धित। अब हम आते हैं, साइड होते चले जाते हैं, फोकस पे आ जाते हैं। तो देखो फोकस पे अगर हम वस्तु को रखेंगे तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। क्या होगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। फोकस पे रखने पे इमेज कहां पे बनेगा, इन्फिनिटी पे। और देखिए हमसे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कौन है, आकाश है। आकाश क्या है, हमसे अनंत दूरी पे है ना। चांद सूरज सितारे आकाश में है, वो हमसे अनंत दूरी पे है कि नहीं। तो अनंत दूरी पे हमसे आकाश है, और आकाश क्या है, विशाल है। तो इन्फिनिटी पे जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, हाईली एनलार्ज्ड बनेगा। कैसा बनेगा, हाईली एनलार्ज्ड, अत्यधिक बड़ा। और नेचर तो अब पूछना ही नहीं है, नेचर सब क्या होगा, रियल इन्वर्टेड होगा। तो फोकस पे रखने पे प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे बनने वाला प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा होगा। और नेचर अब पूछना नहीं है, रियल इन्वर्टेड सब में चलेगा। देखो आभासी और इरेक्ट बस यही एक है, यही एक पोजीशन है जहां पे वर्चुअल इमेज बनेगा। बाकी सारे केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। वस्तु को हम फोकस से इधर ले आते हैं। जैसे हमने पहला पोजीशन क्या दिया, पोल और फोकस के बीच, पोल और फोकस के बीच रखा, यहां पे रखा, ये पहला था। फिर हमने कहा रखा, फोकस पे रखा। तो फोकस पे रखा तो इमेज कहां बना, अनंत पे, बहुत ही बड़ा, रियल और इन्वर्टेड। अब कहां रखेंगे, एफ और सी के बीच, ये सी है, एफ और सी के बीच रखेंगे। तो एफ और सी के बीच अगर हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, यानी फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, तो सी के बाहर बनेगा, है ना, इधर कहीं इमेज बनेगा सी के बाहर। और कैसा होगा, बड़ा होगा, है ना, कैसा होगा, बड़ा होगा। और रियल इन्वर्टेड तो होगा ही होगा, इसके बारे में तो अब बताना ही नहीं है। उसके बाद देख लीजिए, सी पे रख लिया, इधर बढ़ते चले जा रहे हैं, सी पे रख लिया। तो सी पे रखेंगे तो इमेज भी देखो यहीं पे बनेगा, सी पे ही बनेगा। इमेज भी कहां पे बनेगा, सी पे ही बनेगा। और कैसा होगा, बराबर साइज का होगा। कैसा होगा, बराबर साइज का होगा। कैसा होगा, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। और नेचर तो अब पूछना ही नहीं है, रियल इन्वर्टेड होना ही है। सो ये भी अपने आप में एक स्पेशल केस हो गया। पहला वाला अपने आप में स्पेशल केस हो गया, और चौथा वाला अपने आप में स्पेशल केस हो गया। कैसे स्पेशल केस हो गया, आपसे पूछेगा कि अवतल दर्पण के सामने देखो हम वस्तु को कहां पर रखें, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रखें कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बने। तो उत्तर क्या है, वक्रता केंद्र पर, सी पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो यहीं पर सी पर ही इमेज बनेगा। कैसा होगा, वस्तु के बराबर। और अब तो पूछना ही नहीं है क्या, नेचर के बारे में, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। उसी प्रकार आ जाइए बियॉन्ड सी, यहां पे ऑब्जेक्ट को रख देते हैं सी के बाहर, बियॉन्ड सी। तो एफ और सी के बीच बनेगा, इधर कहीं पर एफ और सी के बीच बनेगा, और छोटा होगा। डिमिनिश्ड मतलब छोटा, रियल इन्वर्टेड होना ही होना है। अब एक ही ऑप्शन बच गया आपका, कौन, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे आप रखते हो तो फोकस पे बनेगा, और फोकस पे बनने वाला बहुत ही छोटा होगा। तो यहां से आप देख लो, साइज के बारे में जरा कंसीडर कर लो। ये तो स्पेशल केस हो गया, इन्फिनिटी पे बनने वाला इमेज बड़ा, बहुत बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बराबर, उसके बाद छोटा, उसके बाद बहुत ही छोटा। मतलब जैसे जैसे हम इस तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, इमेज घटता चला जा रहा है। देखो अनंत पे बहुत बड़ा था, सी के बाहर रखने पे बड़ा हुआ, सी पे आके बराबर हो गया, सी के बाहर क्या हो गया, छोटा हो गया, और उसके बाद इन्फिनिटी पे अनंत हो गया। अब आप कहेंगे सर देखो इसको कैसे याद रखें, है ना, ये तो बड़ा मतलब 6-6 केस कैसे याद रखेंगे हम, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात आपने बता दी, इतना कैसे याद रख पाएंगे हम। तो देखो ऐसे याद रखेंगे
कि पहला और चौथा क्या है, अपने आप में स्पेशल केस है। पहला आपको याद रखना पड़ेगा कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रखा जाए कि प्रतिबिंब वर्चुअल और इरेक्ट हो। तो आप कहिएगा सर एफ और सी के बीच रखने पे। चौथा अपने आप में स्पेशल केस है कि प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रखा जाए कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के बराबर बने। तो कहिएगा सी पर। बाकी देखिए दूसरा और छठा एक दूसरे का क्या है, रिवर्स केस है कि नहीं। फोकस पे रखने पे इमेज कहां पे बना, इन्फिनिटी पे बना। तो इन्फिनिटी पे रखने पे कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। उल्टा हो गया कि नहीं। उसी प्रकार तीसरा और पांचवा एक दूसरे का रिवर्स है। एफ और सी के बीच रखा तो इमेज कहां बना, सी के बाहर। एफ और सी के बीच रखा तो सी के बाहर बना। तो सी के बाहर रखने पर कहां पे बनेगा, एफ और सी के बीच बनेगा। एफ और सी के बीच बनेगा। ओके, तो इसको आपको याद रखना है जी, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो यहां से देखो एक चीज बात क्लियर हो गई, नेचर के बारे में तो आपको एकदम कोई सोचना ही नहीं है। नेचर के बारे में सोचना ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच रखेंगे तभी वर्चुअल इमेज बनेगा। उसके बाद जो भी पोजीशन है, जैसे आपने एफ पे रखा, सी और एफ के बीच रखा, सी पर रखा, सी के बाहर रखा, अनंत पे रखा, अब सारे केसेस में इमेज का नेचर तो आपको नहीं सोचना है। इमेज का नेचर तो आपको नहीं सोचना है ना। अच्छा, ये वर्चुअल इमेज जो बन रहा है वो बड़ा बन रहा है। उसके बाद आपने देखा कि फिर फोकस पे आपने रखा, फोकस पे रखा तो इमेज क्या था, काफी बड़ा था। फोकस पे रखने पे कहां बन रहा था, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे बनने वाला इमेज काफी बड़ा था। उसके बाद एफ और सी के बीच बड़ा हुआ, सी पे आके बराबर हो गया, सी के बाहर छोटा हो गया, और अनंत पे रखने पे बहुत ही छोटा हो गया। तो इस तरह से आपको अपने दिमाग में क्या करना है, सेट कर लेना है। जैसे देखिए साइज के बारे में जरा देख लीजिए। अब ये एफ था, ये सी था, सॉरी ये आपका पोल था, ये एफ था, और ये आपका सी था, यही था ना। अब देखिए पोल और फोकस के बीच अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज कहां पे बन रहा था, इस तरफ बन रहा था, है ना। वर्चुअल और इरेक्ट था, काफी बड़ा था। अच्छा, एफ पे ऑब्जेक्ट को आपने रखा, फोकस पे रखा, तो इमेज कहां पे बना था, इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी पे बनने वाला इमेज कैसा होता था, काफी बड़ा। आपसे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर आकाश है, आकाश क्या है, विशाल है। तो फोकस पे आपने रखा था तो इन्फिनिटी पे बना था, और इन्फिनिटी पे बनने वाला इमेज कैसा था, हाईली एनलार्ज्ड या हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा था। ठीक है, बहुत बड़ा था। उसके बाद सी और एफ पे रखा था, सी और एफ के बीच रखा था तो सी के बाहर बनेगा, है ना। सी और एफ के बीच रखा था तो बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी के बाहर। अब बता दो, सी के बाहर बना था, इमेज कहां बना था, सी के बाहर। एफ और सी के बीच इमेज ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज कहां बना था, बियॉन्ड सी। कैसा होगा, अब इस तरफ चलते चले जा रहे हैं तो इमेज का साइज छोटा होता जा रहा है, तो बहुत बड़ा से क्या हो जाएगा, बड़ा, एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड, बड़ा हो गया, है ना। बहुत बड़ा से थोड़ा सा घट गया, बड़ा हो गया। सी पे रखा तो सी पे ही बना था, कैसा बना था, सेम साइज का, सेम साइज का, बराबर बना था, है ना। सी के बाहर रखा तो एफ और सी के बीच बनेगा, सी के बाहर रखा तो एफ और सी के बीच बनेगा। क्यों, देखो सी और एफ के बीच रखा था तो सी के बाहर बना था, तो सी के बाहर रखेंगे तो एफ और सी के बीच बनेगा। तो पहले क्या हुआ बताइए, एनलार्ज्ड हुआ, बराबर हुआ, अब क्या हो गया, बराबर से क्या हो गया, डिमिनिश्ड, छोटा हो गया, छोटा, छोटा। ठीक है, और इन्फिनिटी पे रखने पे कहां बना था, फोकस पे बना था, और फोकस पे हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा।
बहुत छोटा। तो ऐसे आपको दिमाग में बसा लेना है ना, कि अगर हम साइज नेचर तो आप पूछना नहीं ना, एफ से इंफिनिटी के बीच नेचर आप जान ही रहे हैं क्या, रियल और इन्वर्टेड। एक ही केस में वर्चुअल, सभी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेंगे। एफ पे रखने पे कहां पे बना, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे बहुत बड़ा। सी और एफ के बीच रखेंगे तो सी के बाहर बनेगा थोड़ा सा बड़ा, है ना, बहुत बड़ा, यहां पे बड़ा हो गया। सी पे आकर के सेम साइज का हो गया, सी के बाहर क्या हो गया, छोटा हो गया, इन्फिनिटी पे बहुत ही छोटा हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके आपको क्या करना है, इस चार्ट को याद रख लेना है। तो यहां से आपको सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं आपके एग्जाम के लिए, कि वस्तु को हम दर्पण के सामने कहां पर रखें कि वर्चुअल इमेज बने, वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहां पर रखें कि सेम सेम साइज का इमेज बने, तो सी पे। वर्चुअल इमेज बनने के लिए एफ और सी, पोल और फोकस के बीच। बताइए किसी पॉइंट में दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। नहीं, ये वाला टीजीटी में तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, ये सारा केस आपको याद रखना पड़ेगा टीजीटी के लिए, और उसमें लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, ये सब पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा ज्यादा, पर मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा लेवल ऊपर लेके चलेंगे, है ना। याद हो गया सबको या कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। तो अवतल दर्पण से जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा माय डियर फ्रेंड्स, अवतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो रियल भी होगा, इन्वर्टेड भी होगा, वस्तु के बराबर भी, बड़ा भी होगा, छोटा भी होगा, वस्तु के बराबर भी होगा। ये किस पे डिपेंड करेगा कि अवतल दर्पण के सामने ऑब्जेक्ट का मतलब पोजीशन क्या है ना, पोजीशन पे डिपेंड करेगा, है ना। तो ये आपको याद कर लेना है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। यहां से बहुत क्वेश्चन होगा सीटेट में और टीजीटी में भी मिलेगा, आप देखिए प्रीवियस एस में जाइएगा तो। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो देखिए कॉनकेव मिरर चूंकि लाइट को इकट्ठा करता है ना ऐसे, तो ये जैसे टॉर्च है, टॉर्च से लाइट जाएगी और यहाँ पे कॉनकेव मिरर लगा रहता है, तो ये लाइट की बीम बना देगा, इकट्ठा कर देगा ऐसे। लेकिन आप अगर ये वाला मिरर हटा दो टॉर्च से, तो देखिएगा लाइट डिफ्यूज हो जाएगा, ये बीम आपकी नहीं बन पाएगी। तो जो टॉर्च होता है, जो हेड लाइट होते हैं, जो सर्च लाइट होते हैं ना, उनमें कौन सा मिरर यूज किया जाता है, तो कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। तो टॉर्च हो गया, वाहनों की हेड लाइट हो गई, जो सर्च लाइट होती है ना, उसमें शक्तिशाली बीम प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर का यूज हम शेविंग मिरर के तौर पे करते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि ये आपका बड़ा फेस दिखाएगा और कटने फटने का डर नहीं रहेगा। इसका इस्तेमाल डेंटिस्ट करते हैं टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ, है ना, यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ, लार्ज इमेज ऑफ टीथ। दांतों के बड़े प्रतिबिंब, दांतों को बड़ा करके देखने के लिए दंत चिकित्सक इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल ईएनटी डॉक्टर करते हैं। ईएनटी डॉक्टर समझते हैं ना, ईयर नोज और थ्रोट, है ना, नाक कान और गले के डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं, ईएनटी डॉक्टर। तो ईएनटी डॉक्टर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल सोलर फर्नेसेस में किया जाता है, सोलर कुकर में, सोलर फर्नेसेस में किया जाता है ना, कि जब इस पे लाइट पड़ेगी कॉनकेव मिरर पे, तो ये लाइट को इकट्ठा करेगी और लाइट के अंदर जो हीट है उसको एक जगह करेगी और क्या करेगा, उससे खाना बनेगा। तो जो सोलर फर्नेसेस होते हैं, सोलर कुकर होते हैं, सोलर भट्टियां होती हैं, उनमें हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, तो उस चार्ट से आपको 2 पॉइंट याद कर लेना है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रखा जाए कि प्रतिबिंब आभासी हो, सीधा हो और वस्तु से बड़ा हो, तो कहिएगा पोल और फोकस के मध्य। और अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रखें कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के बराबर हो, तो कहिएगा सी पर, मतलब वक्रता केंद्र पर। बस ये 2 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए तीसरा पॉइंट याद रख लीजिएगा
कि अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, तो आप कहेंगे सर अवतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, वस्तु से छोटा भी हो सकता है, वस्तु के बराबर भी हो सकता है। इतनी बातें आप याद कर लीजिए, है ना, उस डायग्राम से, उस चार्ट से, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। नाउ देखिए कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो उसको पढ़ना आसान है। देखिए कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज, हमेशा कैसा होगा, हमेशा कैसा होगा, वर्चुअल होगा। और वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा ही, बताना है क्या, वर्चुअल, इरेक्ट, और कैसा होगा, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब वस्तु से छोटा, है ना, तो ये काल्पनिक होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा। डिमिनिश्ड मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, मैग्निफाइड मतलब लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि किसी दर्पण के सामने हमने वस्तु को कहीं पर भी रखा, पोल और फोकस के बीच रखा, फोकस पे रखा, है ना, एफ और सी के बीच रखा, इन्फिनिटी पे रखा, कहीं पर भी रख के देखा, तो देखा कि जो है प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से छोटा था। तो बताइए कि दर्पण की प्रकृति क्या होगी, दर्पण की प्रकृति क्या होगी, मतलब मिरर का नेचर क्या होगा। तो आप कहिएगा सर वो जो मिरर होगा वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। कॉन्वेक्स मिरर के सामने आप वस्तु को कहीं पर भी रख दो, ना तो इमेज का साइज बदलेगा, ना तो इमेज का नेचर बदलेगा। साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज विल बी सेम, है ना। तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा एवं कैसा होता है, वस्तु से छोटा होगा। वट एवर बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और यू कैन से ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के सामने या दर्पण के सामने आप वस्तु को कहीं पर भी रख दो, ना तो प्रतिबिंब की प्रकृति में कोई बदलाव होगा, ना तो उसके आकार में कोई बदलाव होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से कैसे पूछा जाएगा कि किसी दर्पण के सामने हमने वस्तु को रखा तो पाया कि इमेज हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड था। द नेचर ऑफ मिरर विल बी, है ना, दर्पण की प्रकृति क्या होगी, यू विल से द नेचर विल बी डेफिनेटली कॉन्वेक्स, है ना। सो मिरर विल बी कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसको याद कर लेना है। नाउ इसके एप्लीकेशंस जरा आप देखें, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल हम लोग रियर व्यू मिरर के तौर पे करते हैं, है ना, रियर व्यू मिरर के तौर पे करते हैं। क्यों, क्वेश्चन होगा कि रियर व्यू मिरर के रूप में हम उत्तल दर्पण का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं। क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा कि ये जो मतलब कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर इमेज बनाता है ना, इमेज विल बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। सो ये क्या होगा कि आपके पीछे वाला जो क्षेत्र है, ट्रैफिक का पीछे वाला एरिया का छोटा छोटा इमेज बनाएगा, सो लार्ज एरिया को आपको दिखाएगा। लेकिन आपने अगर अवतल दर्पण ले लिया है तो एक ही ऑब्जेक्ट का बड़ा सा इमेज बनेगा, बाकी पीछे कुछ दिखेगा नहीं। सो रियर व्यू मिरर के तौर पे कॉन्वेक्स मिरर का ही इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, यू विल से कि इट गिव्स अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू, है ना, यह आपके यातायात के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में आपको सक्षम बनाता है, सक्षम बनाता है। उसके बाद मेट्रो वगैरह में जो दर्पण लगे होते हैं आपने देखा होगा कॉन्वेक्स मिरर होता है। दुकानों पर जो सुरक्षा मिरर होता है, सुरक्षा दर्पण होता है, सेफ्टी मिरर्स होते हैं, वो सब आपके क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं जी। कॉनकेव नहीं लगा होता है क्या टॉर्च के अंदर, ऐसा यही तो कॉनकेव है। यहाँ पे बल्ब रहता है जो लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करके एक बीम बनाता है। आप लाइट के अंदर जो ये मिरर है देखा होगा, जो दर्पण है उसको हटा लीजिएगा तो लाइट फैल जाएगा, ये बीम नहीं बनेगा। ठीक है, तो बता तो दिया, दूसरा और छठा एक दूसरे का रिवर्स है, तीसरा पांचवा एक दूसरे का रिवर्स है, और पहला और चौथा स्पेशल केस है। पहला क्या था कि पोल और फोकस के बीच रखते हैं तो कहाँ पे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, वर्चुअल इमेज होगा, वर्चुअल होगा। फोकस पे रखा तो इन्फिनिटी पे बना,
इन्फिनिटी पे बनने वाला प्रतिबिंब क्या था, बहुत बड़ा था। इन्फिनिटी से इधर आइए, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा था, तो कहां पे बना था, सी के बाहर बना था। ठीक है, कैसा था, बड़ा था इमेज। सी पे रखा, बराबर हो गया। सी के बाहर रखा, छोटा हो गया। इन्फिनिटी पे रखा, बहुत छोटा हो गया। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट से आपको क्या करना है, याद कर लेना है कि जैसे जैसे फोकस से इधर हम चलते जा रहे हैं ना, इमेज का साइज घटता चला जा रहा है। नेचर तो सेम ही रहेगा, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्लियर है जी। चल, कोई दिक्कत है किसी को, यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, आगे बढ़े। रिफ्लेक्शन क्या था, तो अगर कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है और टकराकर उल्टे पांव लौट जाती है, तो इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। एक और घटना होती है जिसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। और मिरर के थ्रू क्या होता है, मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन होता है, दर्पणों के थ्रू परावर्तन होता है। लेकिन जो लेंसेज होते हैं, लेंस पढ़ेंगे हम लोग, उसके थ्रू क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, जरा उसको समझते हैं हम लोग और फिर लेंस पे चलेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है जी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन तो पढ़ दिया ना, अपवर्तन भी थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं और तब हम लेंस पे चलेंगे। आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट जो है वो लेंस से अपवर्तन पढ़ाया है, लेकिन उसके लिए थोड़ा रिफ्रैक्शन की जानकारी हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, सो हम लोग शुरू कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कितना वक्त है हमारे पास, 2 ही मिनट बचा हुआ है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको शुरू करते हैं, है ना। तो अब समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, तो नेक्स्ट क्लास में, इसके बाद शायद आपकी क्लास होती है, तो अगर लेट होगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा आपकी क्लास। तो मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू।